गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने कबीर प्रस्तुत किया गया था, पाठ पढ़ा दिया गया और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको भेजे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनके अनुसार, क्योंकि क्लास 11th भी बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही होता है, जो आप लोगों को पता ही है, इसलिए साथ में तैयार करते जाइए। मैंने इसीलिए अभी हो सकता है कुछ बच्चों के पास बुक इत्यादि ना मिली हो, जिसके कारण कि मैंने आपको उस चैप्टर को भी फ़ोटोकॉपी करके भेज दिया था। इससे पहले मैं आपको गद्य संकलन का पुत्र प्रेम पढ़ा चुकी हूँ। अगर उसमें नहीं होगा तो जो आपका क्लास कमेंट है उस क्लास कमेंट में आप लिख करके डाल दीजिए, ताकि उसे भी मैं फ़ोटोकॉपी करके चैप्टर आपको भेज दूँ। वैसे कोशिश करिए कि अब सारी बुक शॉप खुल चुकी है और आप बुक ले लीजिए। हिंदी की 3 किताबें हैं, एक काउंसिल की हैं, आप जाइएगा तुरंत वहाँ पे मिल जाएगी और उसके सिवा आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। एक काव्य मंजरी है, दूसरा गद्य संकलन है और तीसरा आषाढ़ का एक दिन। क्योंकि भाई अगर आप साथ में, आपके पास बुक रहेगी तो आप साथ में अंडरलाइन भी करते जाएंगे और साथ में वो चैप्टर भी आपको स्पष्ट होता जाएगा। जहाँ पर आपको दिक्कत होगी वो आप कहेंगे तो उस पर भी ध्यान दे दिया जाए। अब हम आपके सामने आषाढ़ का एक दिन उपन्यास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन हिंदी के महीने, आप लोगों में से कुछ लोग घर पर ही हैं, हो सकता है आपके जो भी घर में दादी या माँ इत्यादि हों, उन लोगों से पूछेगा हिंदी का महीना। इस समय हमारा शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अभी आषाढ़ का महीना बीता है और आषाढ़ के बाद ही सावन शुरू होता है। हिंदी के महीने भी 12 महीने होते हैं और वह चैत्र से शुरू होकर के फागुन यानी होली जो होती है उस दिन समाप्त होकर के फिर से हम लोगों के यहाँ नए होते हैं। भारत की जो संस्कृति है, जिस प्रकार से ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी के महीने भी रखे गए। ये पूरा उपन्यास आषाढ़ महीने के एक दिन का है, तीनों अंग। और सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया यह नाटक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की किसी भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें कि यह आषाढ़ का एक दिन का मंचन अर्थात रंगमंच पर दिखाया न गया। आप किसी भी भाषा में इसे देखिएगा, आषाढ़ का एक दिन। और साथ ही साथ क्लास 11 अब आप लोग बड़े और सीनियर हो चुके हैं। इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को आप अपना दायरा और मेरा दायरा समझते हुए ही आप लिखेंगे और समझेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से पीढ़ी अंतराल दिखाया गया है, पीढ़ी अंतराल वह होता है जो एक आपकी माँ या दादा दादी की एक पीढ़ी, फिर माँ की एक पीढ़ी, फिर एक आपकी पीढ़ी। उन पीढ़ी अंतराल में जो विचारों की टकराहट है, उन्हीं विचारों की टकराहट को यहाँ पर उठाया गया। अर्थात माता पिता जो भी चीज़ के लिए आपको मना करते हैं, किसी भी कार्य को करने के, वह आपका भला चाह रहे हैं, वह उन्हें दुनिया का अनुभव है, वह उचित और अनुचित को समझ रहे हैं, लेकिन आप बोले, आप अपने दृष्टिकोण से आप उसे देखते हैं, जिसके कारण कि आपके और उनके विचारों में टकराहट होती है और आपको लगता है हर बात में मुझे इनकी ही बात मानना क्या आवश्यक है। तो इन्हीं के ऊपर यह आषाढ़ का एक दिन है, जिसमें कि मल्लिका जो कहानी की मुख्य पात्रा है और अंबिका यानी जो माँ है, उन दोनों के बीचों में विचारों को लेकर के टकराहट है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो रंगमंच इत्यादि थे, पहले जो नाटक इत्यादि लिखे जाते थे वह दहेज, सामाजिक समस्या, इन सब पे लिखे। मोहन राकेश एक ऐसे नाटककार हुए
जिन्होंने कहा कि इन सबको दिखाने की क्या आवश्यकता, बल्कि आज मानव के मन में किन विचारों का उथल पुथल है, उन्हीं के आधार पर नाटक लिखा जाए तो वह कहीं अधिक सफल होगा। और यह सिर्फ देश विदेश में ही नहीं, पीढ़ी यानी पहले के लोगों या आज के लोगों या आने वाली पीढ़ी नहीं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह नाटक एक सफल नाटक के रूप में जाना है। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको सिद्ध करके, आप खुद ही सिद्ध कर देंगे कि यह नाटक क्यों मुझे एक सफल नाटक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देख लीजिएगा, आपके कोर्स में 3 अंक हैं। क्लास 11th में केवल प्रथम अंक आपको पढ़ाया जाता है और क्लास 12th में आपको द्वितीय अंक और तृतीय अंक। लेकिन यदि आप साथ में पढ़ते जाएंगे तभी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोहन राकेश ने बहुत ही संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखा और एक ही शब्द है, वो ग्रामीण शब्द है और उस शब्द का अर्थ भी आप साथ में समझते जाए। यहाँ पर सबसे पहला है कि आषाढ़ का महीना है और एक दिन की घटना, यानी पूरा एक अंक एक दिन की घटना। ऐसे द्वितीय अंक आएगा वह भी एक दिन की घटना होगा, तृतीय अंक आएगा वह भी एक दिन की घटना होगा। तो इसीलिए इसका नाम आषाढ़ का एक दिन रखा गया है। रंगमंच है, जैसे हमारे मन की मनः स्थिति होती है उसी प्रकार का रंगमंच। आप किसी अमीर घर का वर्णन कर रहे हैं और वहाँ पर टूटे फूटे सोफे इत्यादि यदि आप रंगमंच पर दिखाएंगे तो वह नाटक सफल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि मेरे मन में विचारों की टकराहट है, मेरे अंदर दुखी दुख है और पता चले मैं चारों तरफ से उत्सव भरा वातावरण भी मंच पर दिखा दूं तो वह भी सफल नहीं होगा। इसलिए रंगमंच का, किसी भी नाटक का जब मंचन कर रहे हैं तो सबसे प्रमुख जो होता है वह रंगमंच होता है। आप इन रंगमंच से 3 पॉइंट्स केवल उठाएंगे। क्यों? और उन 3 पॉइंट्स में आप पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए, अंक 1 है, पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन। मेघ माने बादलों का गर्जन, पर्दा अर्थात आप नाटक देख रहे हैं और जब पर्दा उठ रहा है तो हल्का हल्का यानी धीरे धीरे मेघ का गर्जन सुनाई दे रहा है। और वर्षा का शब्द अर्थात बारिश जब बीत जाती है, मतलब बारिश जब बंद होने लगती है, उस समय भी आप देखते हैं हल्के हल्के बादलों की आवाज़ आ रही होती। उसी समय का वर्णन है, तो जिसको उन्होंने कहा है कि हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है। पर्दा उठने के अनंतर अर्थात पर्दा उठने के थोड़ी देर बाद तक भी चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। क्योंकि वर्षा का शब्द जब धरती पर गिरता है तो जो आवाज़ होती है या जो मेघ के गर्जन धीरे धीरे जो आवाज़ हो रही है वह भी समाप्त हो जा रही है। ये पर्दा उठने के समय का दृश्य है। आप 2 शब्दों पे ले लीजिएगा, एक मेघ गर्जन पे ले लीजिएगा और एक वर्षा के शब्द पर ले लीजिएगा। पर्दा धीरे धीरे उठता है। अब पर्दा उठ रहा है तो आपको रंगमंच पर क्या दिखाई दे रहा है? एक साधारण प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ माने कमरा है। दीवारें लकड़ी की हैं, अर्थात उस प्रकोष्ठ की जो दीवार आपको दिखाई दे रही है वह ईंटें और गारे की नहीं है बल्कि लकड़ी की है, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। अर्थात दीवार लकड़ी की है और उस दीवार में जो नीचे का भाग है, क्योंकि सीलन इत्यादि ना आ जाए इसलिए उन्होंने क्या किया, नीचे के भाग को चिकनी मिट्टी से पोत दिया है। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। गेरू यानी जो आपका टेराकोटा है, उस टेराकोटा से उन्होंने क्या किया है, स्वास्तिक के चिन्ह बनाए यानी शुभ के चिन्ह बनाए हैं। ये आपका पहला कर दीजिए। आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, दीवार लकड़ी की है, निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है और बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक के चिन्ह बने हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया।
सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। जो अर्थात उस प्रकोष्ठ का जो सामने का दरवाजा है वह अंधेरी ड्योढ़ी, अर्थात ड्योढ़ी कहते हैं जो गली होती है, उस गली में, अर्थात गली में क्योंकि भाई मेघ गर्जन हो रहा है तो अंधेरा हो गया है, जिसके कारण क्या कर रहा है वह ड्योढ़ी जो है भाई छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं तो वह कैसी है, अंधेरी हो गई है, जिसके कारण अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं। आप लोगों में से जो कोई भी गांव इतिहास, तो खैर शहर में भी होने लगा है कि लोग अपने ड्राइंग रूम इत्यादि में भी छोटे छोटे जो दीवालों में ही खाने जैसा बना करके वही ताक कहा जाता है। अर्थात गांव इत्यादि में आपने देखा होगा कि जो बाहर का दरवाज़ा इत्यादि रहता है वहाँ पर जो लालटेन इत्यादि या कोई चीज़ जला करके रोशनी के लिए रखा जाता है, वह छोटे छोटे ताक बने हैं जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। अब मिट्टी के जो दिए हैं वो कैसे बुझे हुए हैं, तो आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये दिन का ही वर्णन किया गया है। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए, अर्थात आपके बाईं ओर जो है वहाँ पर जो द्वार है वह दूसरा अंदर का जो प्रकोष्ठ यानी कमरा है उसमें जाने के लिए। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। तल्प यानी चौकी जिस पे सोया जाता है उसको तल्प कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चौकी यहाँ एक जगह और प्रयोग किया जाएगा, तो आप तल्प का तात्पर्य जो सोने की चौकी है उसका एक कोना कब दिखाई देता है, जब बाहर का दरवाज़ा खुला रहता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर हल्दी एवं गेरू से कमल तथा शंख बनाए गए। अब आप ऊपर का जो दीवार लकड़ी की थी उसी में इस लाइन को भी जोड़ दीजिएगा कि जो द्वारों के किवाड़ हैं वह भी मिट्टी से पोते, लकड़ी के तो वही हैं, मिट्टी से पोते गए और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख इत्यादि बनाए। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है। झरोखा यानी रोशनदान के लिए प्रयोग किया गया है। बाईं ओर जो है वह एक दूसरे कमरे में जाने के लिए है और दाईं ओर उन्होंने एक झरोखा है जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। अर्थात अभी अभी बारिश बंद हुई है जिसके कारण की बिजली कौंधती दिखाई दे रही। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखें। कांसे यानी फूल इत्यादि के, तांबे इत्यादि के जो बर्तन हैं वह मिट्टी और कांसे, क्योंकि ग्राम प्रदेश का वर्णन इसलिए आपने कह दिया, मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर यानी अच्छे से व्यवस्थित करके रखें। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हट कर 3-4 बड़े कुंभ रखे। कुंभ माने घड़े, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब ये कुंभ के आधार पर ही आपका द्वितीय और तृतीय अंक में परिवर्तन होगा। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ तो झरोखे की तरफ मिट्टी और कांसे के बर्तन इत्यादि सहित के, और दूसरी तरफ जो है वह हट करके, क्यों? क्योंकि झरोखे से भाई पानी इत्यादि भी आ सकता है, जिसलिए 3-4 बड़े कुंभ रखे हैं जिन पर कालिक और काई जमी है। अर्थात हमारी जो ग्राम प्रदेश के लोग हैं वह पहले उसी कुंभ इत्यादि को पानी इत्यादि पीने या रखने का प्रयोग करते हैं और बाद में उसमें अनाज इत्यादि भी रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कालिक और काई जमी है, उनमें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए। कुशा अर्थात जो जंगली घासें होती हैं, यदि आप लोगों में से कोई भी कुंभ इत्यादि मेले इत्यादि में गया होगा तो देखा होगा कि जो कल्पवासी इत्यादि आते हैं वह बिछाने के लिए, सोने के लिए वो जो जंगली घास होती है उसी को कुशा कहते हैं। उसी से उन्होंने उस मिट्टी के बर्तन को जो कुंभ रखा है उसको कुंभ को ढका हुआ है। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ छाल बिछी है। अब जिन लोगों को ये याद हो सकता है वो लिख सकते हैं, अलग पॉइंट भी है
कि झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन, आसन माने बैठने का, और जिस पर बागछाल बिछी है। बागछाल अर्थात ये ग्राम प्रदेश, या आज तो मान लीजिए नहीं, पहले होता था कि जो बहुत धनाढ्य या संपन्न व्यक्ति होता था वह संपन्न व्यक्ति बागछाल इत्यादि को बिछाता, वही बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि चूल्हे के निकट जहाँ पे मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज के रखे गए थे वहाँ पर 2 चौकियाँ हैं। इससे पहले तल्प में मैंने आपको इसीलिए कह दिया था कि वह सोने की चौकी है, यहाँ पर ये बैठने की चौकी है, जिस पर उन्होंने बोला निकट 2 चौकियाँ हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। अंबिका जो कहानी की मुख्य पात्रा की माँ है, वह उसी 2 चौकी है जिनमें से एक चौकी पर बैठी हुई छाछ माने सूप से धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। यहाँ पर लंबी सांस, इसके द्वारा देखिए संकेत किया गया कि जिस प्रकार से माता पिता आपको भी किसी बात के लिए मना करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन आप जब नहीं मानते हैं तो वो क्या होते हैं, जब वो एकदम निरीह हो जाते हैं तब उन्हें लगता है छोड़ दो ही। तो लंबी सांस अर्थात हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और ये अपना भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं है, जिसके कारण देखिए वो जब तक आप इस भाव को अपने नहीं धारण करेंगे तब तक आप इसे उतने अच्छे से समझ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बोला है कि एक लंबी सांस लेती है और फिर व्यस्त हो जाती है। अब व्यस्त हो जाती हैं, अब आप अंबिका के चरित्र में देखेंगे कर्मशीलता, और उस कर्मशीलता के कारण थोड़ी देर के लिए तो वह दुखी होती है, मतलब उसके लंबी सांस लेती है कि क्या बार बार मैं समझा रही हूँ लेकिन फिर भी ये लड़की मेरी बात को नहीं समझ रही है। लेकिन फिर भी वह माँ है, पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, जिसके कारण कि वह व्यस्त हो जाती है। यहाँ तक आपका करा दिया गया है और आप इसे साथ में करते जाइए। क्यों? यदि आप करते जाएंगे तभी आपको स्पष्ट होगा। आपको सिर्फ रंगमंच का जब पर्दा खुला है, हल्का मेघ गर्जन और वर्षा के शब्द जैसे धीरे धीरे बंद होते हैं। पहला मैंने कहा था दीवारें लकड़ी वाली कहा था, दूसरा 3-4 बड़े कुंभ जिन पर काली काई और कुशा से ढके, दूसरा चूल्हे के पास जो मिट्टी और कांसे के बर्तन, और 2 चौकियां हैं जिन पर की अंबिका बैठी भी छाछ से धान फटक रही है। झरोखे से हल्की सी बिजली कौंधती है, और देखती है, अंदर ही अंदर लंबी सांस लेती है और फिर व्यस्त हो जाती है। यहाँ तक आपको करा दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको फोटोकॉपी भी इसका भेजती जाऊंगी, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि बुक आप ले लें, ताकि उसे बुक में आप अंडरलाइन कर लेंगे और वह एग्ज़ाम टाइम में आपको याद रहे।